नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्रसार। आपके साथ मैं हूं कृपानंद। आज चर्चा का विषय है निषेधाज्ञा कानून या लॉ ऑफ इंजंक्शन, जिसे सामान्य भाषा में कोर्ट से स्टे ऑर्डर या स्थगन आदेश का लेना से समझा जाता है। इंजंक्शन के भी कई प्रकार हैं। कौन से मामले में किस तरह के इंजंक्शन लेना है या ये केस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी। नमस्कार। शर्मा जी दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर पैनल काउंसिल हैं। मैं शर्मा जी का इस कानूनी परिचर्चा में अपना कीमती समय देने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। निषेधाज्ञा कानून अर्थात लॉ ऑफ इंजंक्शन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? शर्मा जी थोड़ा इसे विस्तार से बताइए हमारे दर्शक को। देखिए, निषेधाज्ञा कानून का जो मतलब है वह यह है कि कोर्ट से किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध आपने स्थगन आदेश लिया है तो उसको निषेधाज्ञा कानून कहते हैं। और यह निषेधाज्ञा कानून तब लिया जाता है जब आपको यह एप्रीहेंशन हो या ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का अतिक्रमण कर सकता है, आपके अधिकारों को छीन सकता है या आपकी किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या उसने कब्जा करने की कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में आप जो है न्यायालय के पास जाते हैं और न्यायालय को अनुरोध करते हैं इंजंक्शन सूट के माध्यम से कि वह जो है दूसरे व्यक्ति को आपके अधिकारों का अतिक्रमण करने से रोके, आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने से रोके। अगर उसने ऐसा कोई कब्जा कर लिया है तो उसे पुनर्स्थापित करे, उसे रिमूव कराए ऐसे कब्जे को। तो इन सब बातों के लिए हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उसमें आदेश पारित करता है कि जो विपक्षी पक्ष है वो इस तरह का कोई कार्य न करे, और अगर वह इस आदेश की अवहेलना करता है तो न्यायालय उसको दंडित कर सकता है। अच्छा, इसमें एक और सवाल था कि ये इंजंक्शन जो है कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, इंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक स्थायी इंजंक्शन, मतलब जैसे परमानेंट या परपेचुअल इंजंक्शन बोलते हैं, स्थायी निषेधाज्ञा। और दूसरा होता है मैंडेटरी इंजंक्शन, जिसे हम अनिवार्य निषेधाज्ञा का आदेश कहते हैं। इसके साथ एक बीच में टेम्परेरी इंजंक्शन होता है। वह टेम्परेरी इंजंक्शन इसलिए होता है कि जब आपने कोई भी वाद डाला, कोई भी सूट डाला निषेधाज्ञा आदेश पारित करने के लिए, तो वाद तो गुण और दोष के आधार पर निर्णीत होने में उसे समय लगता है। तो वो जो समय है वह वाद आपने आज डाला है वो 1 साल बाद डिसाइड होगा, 2 साल बाद डिसाइड होगा, क्योंकि कोर्ट यह देखेगी कि क्या वाकई आपके अधिकारों का अतिक्रमण सामने वाला कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपका कोई राइट बनता भी है या नहीं बनता है। तो उन चीज़ों को निर्णय देने में कोर्ट को समय लगता है। वो चाहे 1 वर्ष का लगे, 1.5 वर्ष का लगे, 2 वर्ष का या 3 वर्ष का, जो भी समय लगे। लेकिन इस बीच में अगर टेम्परेरी इंजंक्शन के माध्यम से, अस्थाई जो निषेधाज्ञा आदेश है उसके माध्यम से, जब तक कि वह बात निर्णीत नहीं हो जाता तब तक के लिए हमें वह निषेधाज्ञा आदेश मिल जाता है कोर्ट के द्वारा, जिसे हम टेम्परेरी इंजंक्शन कहते हैं। वह केवल तब तक के लिए ही मान्य होता है जब तक निर्णीत नहीं हो जाता। अगर निर्णय के बाद अगर कोर्ट ये पाती है कि आपके कोई राइट नहीं बनते तो वो आपकी बात क्यों खारिज कर सकती है, आपको निषेधाज्ञा आदेश नहीं देगी। लेकिन अगर उसको कोर्ट को गुण और दोष के आधार पर ये वो सेटिस्फाई हो जाती है कि वाकई आपका अधिकार है उस संपत्ति पर और कोई दूसरा व्यक्ति उसका अतिक्रमण कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, तो वह आपके पक्ष में निषेधाज्ञा आदेश पारित कर सकती है। तो उस वक्त वो जो आदेश पारित होगा वो परमानेंट इंजंक्शन यानी कि स्थायी स्थगन आदेश होगा। और ये जहाँ पर किसी ने अगर आपकी प्रॉपर्टी पर अतिक्रमण कर चुका है तो उसे हटाने के लिए अगर वो है तो वो मैंडेटरी इंजंक्शन पारित करेगी।
शर्मा जी, टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है? वादी टेम्पररी इंजंक्शन के लिए क्यों जाता है? कोर्ट किस आधार पर टेम्पररी इंजंक्शन का आदेश पारित करती है? कोई उदाहरण देके हमारे दर्शक को बताइए। देखिए, जो टेम्परेरी इंजंक्शन है, जैसे कि मैंने पहले सवाल के जवाब में बताया था कि टेम्परेरी इंजंक्शन जब हम परमानेंट इंजंक्शन या मैंडेटरी इंजंक्शन के लिए सूट फाइल करते हैं, उसके साथ साथ एक टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए भी हम सूट फाइल करते हैं, क्योंकि मतलब उसमें एप्लीकेशन हम मूव करते हैं। क्योंकि अगर हमने परमानेंट इंजंक्शन के लिए हमने सूट फाइल किया है और इन द मीन टाइम हम कोई व्यक्ति है जिसका लगता है कि वो व्यक्ति हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसे रोकना चाहते हैं, हम परमानेंट इंजंक्शन के लिए गए। अब केस डिसाइड होगा 2 साल बाद, इन द मीन टाइम वो व्यक्ति कब्जा कर लेता है, तो हमारा जो रिलीफ है वो तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि हम उसे कब्जा करने से रोकने के लिए गए थे। अब वो तो रुका नहीं था, इन द मीन टाइम उसने कब्जा कर लिया, तो अब हमारा रिलीफ बदल गया कि अब हम जाएंगे कि उसे कब्जे को हटाया जाए। तो ऐसी स्थिति में जब तक हमारा केस निर्णय नहीं हो जाता केस का, उस वक्त तक उस व्यक्ति को ऐसे किसी कार्य को करने से रोकने के लिए हम प्रत्येक बात के साथ एक टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन लगा देते हैं और हम कोर्ट से प्रार्थना करते हैं कि जब तक हमारा ये केस कोर्ट डिसाइड नहीं कर देती, उस बीच में सामने वाला व्यक्ति ऐसी कोई हमारे राइट्स का अतिक्रमण ना करे, उल्लंघन ना करे, तो उसे इस बात के लिए रोका जाए। तो जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो केवल उस वक्त तक के लिए दिया जाता है जब तक कि वो बात निर्णित नहीं हो जाता, और जैसे ही बात निर्णित होता है तो उसके बाद आपको या तो परमानेंट या मैंडेटरी इंजंक्शन जैसा भी आपने सूट फाइल किया है वो आपको मिल जाएगा। समटाइम कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति ने गलत सूट फाइल कर दिया, गलत मीन्स उसका कोई राइट नहीं है, लेकिन फिर भी उसने एक फॉल्स केस फाइल कर दिया जस्ट किसी को हरास करने के लिए, जबकि उसका राइट नहीं बनता। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि कोर्ट उसके सूट को डिसमिस कर दे, तो उसे आगे परमानेंट इंजंक्शन नहीं मिलेगा, तो जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो भी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन किसी का राइट वाकई है तो कोर्ट उसके फेवर में परमानेंट इंजंक्शन का या मैंडेटरी इंजंक्शन का आदेश पारित कर देगी, तो वो जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा परमानेंट इंजंक्शन में। तो जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो केवल और केवल जब तक बात का निर्णय नहीं हो जाता तब तक के लिए कोर्ट देती है। कोई एग्जांपल? जैसे सपोज एक आपकी ज़मीन है, उस ज़मीन पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करना चाहता है। अब वो आपको धमकी दे रहा है कि मैं इस पर कब्जा कर लूँगा, ये ज़मीन मेरी है, मैंने खरीदी है। तो आप कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट को अपना पक्ष रखेंगे कि इस तरह से ये ज़मीन मेरी है और मैंने ये ज़मीन को फलां व्यक्ति से ख़रीदा था, ये मेरी जो प्रॉपर्टी के सेल डीड है जो मैंने इस दिन रजिस्टर कराई थी, इतना अमाउंट में ये खरीदी थी, वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। तो उसके बाद कोर्ट प्रथम दृष्टया आपके पेपर्स को देखते हुए टेम्परेरी इंजंक्शन दे देगी। उसके बाद सामने वाले व्यक्ति से कहेगी कि भैया आप बताओ कि आपको इस पक्ष में क्या कहना है, क्योंकि इन्होंने आपके विपक्ष में, आपके विरोधी ये केस फाइल किया है कि ये ज़मीन इनकी है। अब वो व्यक्ति कल को आके कहता है कि जी ये ज़मीन इनकी नहीं है, ये तो ज़मीन मेरी है। अब वो भी उस पर अपने कुछ दस्तावेज पेश करता है, डॉक्यूमेंट देता है कोर्ट को कि भैया मैंने भी ये ज़मीन इस व्यक्ति से इस तारीख को इस दिन खरीदी थी। अब कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि किसके जो कागज़ हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं वो ठीक हैं, किसने ज़मीन पहले खरीदी है, किसने सही व्यक्ति से खरीदी है, किसने नहीं खरीदी है। उसके बाद वो जो है उसका निर्णय देगा। तो जो टेम्परेरी इंजंक्शन होगा वो उस दिन से लेके उस दिन तक होगा जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाता। जैसे ही डिसाइड होगा तो वो जिसके पक्ष में भी डिसाइड होगा, कोर्ट उसको फेवर में आदेश कर देगी। मान लीजिए अगर जिसने केस फाइल किया है उसके डॉक्यूमेंट के आधार पर पता लगता है उसको कि भाई ये डॉक्यूमेंट इसके जेन्युइन है और ये कब्जे में है और सारी चीज़ें हैं, ये इसका असली मालिक है, तो वो उसके पक्ष में परमानेंट इंजंक्शन का ऑर्डर पास कर देगी। और अगर उसको कोर्ट को ये लगेगा कि नहीं ये जो वादी है ये गलत
ढंग से अपने केस को प्रस्तुत कर रहा है, इसने ये डॉक्यूमेंट फोर्ज बनवाए हैं, जबकि एक्चुअल अधिकार सामने वाले का है और सामने वाला जो कह रहा है कि मुझे अपनी ज़मीन पर कब्जा चाहिए वो ठीक है, तो वो उसके बात को निरस्त कर देगी, डिसमिस कर देगी। तो इस तरह से जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो जिस अगर मान लीजिए डिसमिस कर देती है तो उसका इंजंक्शन ख़त्म हो जाएगा जो टेम्परेरी इंजंक्शन है। लेकिन अगर उसके पक्ष में वो फैसला आता है और वो परमानेंट इंजंक्शन का आदेश पारित करती है तो जो टेम्परेरी इंजंक्शन है वो परमानेंट इंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो केवल तभी तक के लिए था। तो शर्मा जी, आपका कहने का मतलब यही हुआ कि जब इस तरह का कोई विवाद होता है, मान लीजिए किसी का ज़मीन है और कोई धमकी देता है कि यह मेरी ज़मीन है, मैं इसको कब्जा करना चाहता हूँ, मैं इस पर कोई कंस्ट्रक्शन खड़ा करना चाहता हूँ, तो इसके लिए जो चूँकि ये संभावना बन रही है तो इसके लिए ये होता है कि वो परमानेंट इंजंक्शन के लिए जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है कोई कैरिड आउट नहीं हुआ, कोई जो कंस्ट्रक्शन कैरिड आउट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ संभावना बन रही है कि जो इस तरह का कर सकता है कौन, तो इसके लिए तो परमानेंट इंजेक्शन में जाएगा वो व्यक्ति, वादी जो होगा। लेकिन परमानेंट इंजेक्शन के साथ साथ वो टेम्पोररी इंजेक्शन के लिए भी वो एप्लीकेशन देगा, इसलिए कि क्योंकि यदि फैसला 2 साल में आएगा, 3 साल में आएगा, 4 साल में आएगा, मीन टाइम में यदि वो कोई और कंस्ट्रक्शन खड़ा कर ले तो इसके लिए वो टेम्पोररी इंजेक्शन भी लगाएगा कि इस बीच में वो कोई इस तरह का काम ना करे, कोई मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क ना कर पाए, तो इसके लिए वो टेम्पोररी इंजेक्शन में भी जाएगा। और जब फैसला आएगा लास्ट में तो फिर जो है परमानेंट इंजंक्शन का जो है कोर्ट आदेश दे सकते हैं। तो आपका कहने का मतलब यही हुआ। ठीक है सर, थैंक यू। शर्मा जी, हमारे दर्शक को बताइए कि परपेचुअल इंजंक्शन क्या होता है, यह इंजंक्शन कोर्ट द्वारा कब दिया जाता है, इस इंजंक्शन को भी उदाहरण देकर हमारे दर्शक को बताइए। देखिए, जैसे ही मैंने पूर्व के प्रश्नों के जवाब में बताया कि जो परपेचुअल इंजंक्शन है, परपेचुअल इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन एक ही होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ जो इंग्लिश लैंग्वेज में उसके लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, कहीं पर हम उसे परमानेंट इंजंक्शन बोल देते हैं, कहीं हम उसे परपेचुअल इंजंक्शन बोल देते हैं। बेसिकली वो होता है दोनों एक ही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब कोई व्यक्ति इस बात से अंदेशा है उसे, या उसे ऐसा लगता है कि सामने वाला कोई दूसरा पक्ष जो है वो उसके राइट्स का अतिक्रमण कर सकता है, वो राइट किसी भी तरह के हों, मैं सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन से संबंधित हों। सपोज़ एक व्यक्ति है जो कहीं जॉब करता है और उसके कुछ राइट्स हैं और उसको लगता है कि उसका कोई अन्य अधिकारी जो है वो उसके राइट्स को कर्टेल करके किसी को, मान लीजिए जैसे प्रमोशन को लेकर है कि 2 व्यक्ति हैं और एक उसका जूनियर है, एक सीनियर है, प्रमोशन सीनियर का होना चाहिए, लेकिन जो उच्च अधिकारी हैं वो जूनियर का प्रमोट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि यहाँ पर मेरे अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उस कंडीशन में भी वो इंजंक्शन के लिए जा सकता है कि भैया उसको इस तरह से करने से रोका जाए। या अगर मान लीजिए कहीं एडमिशन को लेकर है, एग्ज़ाम हुआ है और आपको लगता है कि मेरी राइट बनना चाहिए था इस एग्ज़ाम में मेरे प्रवेश के लिए, लेकिन किसी जो वहाँ का डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो गलत तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को एडमिशन दे देते हैं, या कहीं जॉब को लेकर कोई बातचीत है जहाँ बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया है या भाग लिया है प्रतियोगिता में और उसको लगता है कि राइट मेरा बनता है, मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, मेरा इंटरव्यू अच्छा है, लेकिन उसे गलत तरीके से किसी दूसरे को अपॉइंट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो इंजंक्शन के लिए जा सकता है। तो परमानेंट इंजंक्शन हमेशा जब हम सूट फाइल करते हैं तो परमानेंट इंजंक्शन का ही फाइल करेंगे या मैंडेटरी इंजंक्शन का फाइल करेंगे, जैसे भी है। और परमानेंट इंजंक्शन हमेशा जब बाद निर्णय हो जाता है उसका बात का गुण और दोष के आधार पर, मेरिट के आधार पर जब निर्णित हो जाता है तब परमानेंट इंजंक्शन दिया जाता है, परपेचुअल इंजंक्शन दिया जाता है। उससे पहले परमानेंट इंजंक्शन नहीं मिलता, उससे पहले हमेशा टेम्परेरी इंजंक्शन मिलता है कि जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक
वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर मान लीजिए जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि नौकरी का, वहाँ किसी को अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है, तो वो कह सकता है कि भैया जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता तब तक आप उस व्यक्ति को ज्वाइन नहीं कराओगे नौकरी पर, क्योंकि एक बार ज्वाइन करा लिया तो चीज़ें बदल जाएंगी, है ना। तो कोर्ट ये आदेश कर सकती है कि भाई जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता कि इसमें कौन सही प्रतिभागी है और किसका राइट बनता है, किसका अधिकार है, तब तक आप इसमें कोई भी पोस्टिंग नहीं दोगे, किसी को ज्वाइन नहीं कराओगे। इस तरह के भी आदेश पारित कर सकते हैं। ऐसे ही एडमिशन के लिए है, ऐसे ही संपत्ति के लिए भी है कि भैया अगर एक व्यक्ति है और वो किसी प्रॉपर्टी पर मकान बनाना चाह रहा है और एक दूसरा पक्ष है वो उस पर केस डाल देता है कि भैया ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, इस पर ये मकान कैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, ये गलत है, तो कोर्ट उसको स्थगित कर सकता है कि भैया जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता कि ये ज़मीन किसकी है, किसकी नहीं है, किसका राइट बनता है, तब तक इस पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। तो वो चीज़ें हैं, जब हमारा फाइनल ऑर्डर आएगा गुण और दोष के आधार पर, कोर्ट देखकर सारी साक्ष्य लेकर साक्ष्य के आधार पर जब ये निर्णित करेगी कि यह राइट इसके हैं या इसके नहीं हैं, तब जो इंजंक्शन मिलेगा वो आपको परमानेंट इंजंक्शन या परपेचुअल इंजंक्शन मिलेगा और उस दौरान आपको टेम्परेरी इंजंक्शन मिलेगा। शर्मा जी, हमारे दर्शक को बताइए कि टेम्पररी इंजंक्शन एवं परपेचुअल इंजंक्शन में मुख्य अंतर क्या है। सीपीसी एवं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कौन सा इंजंक्शन गवर्न होता है? देखिए, मैंने जैसे अभी आपको पूर्व में भी बताया कि टेम्परेरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन या परपेचुअल इंजंक्शन, इनमें जो मुख्य अंतर है, टेम्परेरी इंजंक्शन जब तक बाद का निर्णय नहीं हो जाता तब तक के लिए मिलता है। उसके बाद जब बाद निर्णित हो जाता है तो आपको परपेचुअल इंजंक्शन या परमानेंट इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन केवल टेम्परेरी है, वह तब तक के लिए ही केवल काम करेगा जब तक बाद कोर्ट में चल रहा है, जब तक उसका निर्णय नहीं आ जाता, जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता। जैसे ही फैसला आएगा वो टेम्परेरी इंजंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा परपेचुअल इंजंक्शन में। दूसरी बात यह है कि जो टेम्परेरी इंजंक्शन का प्रोविज़न है वो सीपीसी में है, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में, और जो परपेचुअल इंजंक्शन है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से गवर्न होता है। तो ये एक मुख्य अंतर है। जब कोर्ट प्लेंटिफ या वादी के पक्ष में परपेचुअल इंजंक्शन पारित करती है लेकिन इंजंक्शन को प्रतिवादी या डिफेंडेंट मानने से इनकार कर देता है और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है, तो कोर्ट किस नियम के तहत डिफेंडेंट को सज़ा सुनाती है? देखिए, जैसे अगर कोर्ट ने कोई परपेचुअल इंजंक्शन का आदेश पारित कर दिया है, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो टेम्परेरी इंजंक्शन है, कई बार जो प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, वो टेम्परेरी इंजंक्शन को भी नहीं मानता और उसका उल्लंघन कर देता है, तो वो भी कोर्ट की अवमानना में आता है। तो जहाँ टेम्परेरी इंजंक्शन को की अवमानना की गई है, उस आदेश को नहीं माना गया है, तो ऑर्डर 39 रूल 2A में प्रोविज़न है कि कोर्ट उसको सज़ा सुना सकती है। लेकिन अगर जब कोई परमानेंट इंजंक्शन पास हो चुका है, आदेश पारित हो चुका है परपेचुअल इंजंक्शन का, उस कंडीशन में अगर दो स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति ये है कि प्रतिवादी जो है, डिफेंडेंट जो है, वो उसकी अपील में चला जाए और अपील में जाने के बाद उसका स्टे ले लेता है उस ऑर्डर पर, तो एक अलग स्थिति आ जाती है, क्योंकि स्टे लेने के बाद जो उस ऑर्डर को वहाँ रोक दिया गया है, तो उस स्थिति में अगर वो कोई निर्माण कार्य करता है तो वो एक अलग स्थिति हो जाती है। लेकिन अगर वो अपील में नहीं जाता है और ऊपरी अदालत से स्टे नहीं लेता है और उसके बाद वो उस आदेश की अवहेलना करता है, अवमानना करता है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत उसको कोर्ट दंडित कर सकती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो ऊपरी अदालत में चला गया परपेचुअल इंजंक्शन के खिलाफ, ऊपरी अदालत में उन्होंने ये अपील कर दिया, तो फिर उस पीरियड में
वो कंस्ट्रक्शन या कोई कब्जा कर सकता है? नहीं, नॉर्मली तो नहीं करते। बेसिकली क्या है कि जब आप अपील में गए हो तो अपील में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, लेकिन नॉर्मली क्या होती है कि आप उस वक्त उस जो निचली कोर्ट का आदेश है उससे आप बाध्य नहीं हैं, क्योंकि दोनों पक्षों के राइट हैं। वो अपील में गया, अपील उसकी एडमिट हुई, उन्होंने उसको स्टे कर दिया, तो वहाँ पर वो स्वतंत्र हो गया उस ऑर्डर से। लेकिन अगर वो ऐसा कुछ कर देता और बाद में जब ऊपरी अदालत फिर दोबारा से उसके अगेंस्ट फैसला सुना देती है, तो उसे फिर उस चीज़ को रिमूव करना पड़ेगा, उसे वहाँ से हटाना पड़ेगा। शर्मा जी, अनिवार्य निषेधाज्ञा या मैंडेटरी इंजंक्शन क्या है? मैंडेटरी इंजंक्शन को पॉजिटिव इंजंक्शन एवं परपिचुअल इंजंक्शन को निगेटिव इंजंक्शन क्यों कहा जाता है? परपिचुअल इंजंक्शन एवं मैंडेटरी इंजंक्शन में क्या अंतर होता है? हमारे दर्शक को कोई उदाहरण देकर बताइए। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि परमानेंट इंजंक्शन तो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करने से रोकने के लिए है कि वो आपके राइट्स का अतिक्रमण ना करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने, वो तो एप्रीहेंशन पर आप जाता है, कई बार ऐसा है कि सामने वाले व्यक्ति ने कुछ आपके राइट्स का अतिक्रमण कर दिया, उसने कुछ आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया या कब्जा करके उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि आपका प्लॉट बराबर में है, एक और दूसरे व्यक्ति का भी प्लॉट बराबर में है, वो व्यक्ति अपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है और उस निर्माण कार्य में उसने क्या काम किया कि आपकी 1 फीट ज़मीन दबा ली। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि 2 बराबर प्लॉट हैं, आपका पड़ोसी है, वो अपना निर्माण कार्य कर रहा है, लेकिन क्या गया, उसने अपना जो नींव खुदवाई वो आपकी ज़मीन में खुदवा दी। 1-1.5 फीट 2 फुट आपकी ज़मीन दबा ली। अब आपको पता लगा, आप चूंकि वो ऑलरेडी दबा चुका, उसने वहाँ नींव भर दी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, तो अब आप क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे, आप कहोगे कि भैया इस व्यक्ति ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, मेरी इतनी ज़मीन पर इसने ये कर लिया, जबकि इसका इस राइट नहीं है, ये हिस्सा मेरा है। तो कोर्ट क्या करेगा? उसके निर्माण कार्य को रोक देगा वहाँ पर, और निर्माण कार्य को रोकने के बाद फिर वो गुण और दोष के आधार पर डिसाइड करेगा कि क्या वाकई उसने आपकी 1 या 1.5 फीट ज़मीन दबाई हुई है या नहीं दबाई हुई है। क्योंकि वहाँ फिर ये है कि आप अपने पेपर देंगे, वो अपने पेपर देंगे, आपके प्लॉट की डायमेंशंस क्या हैं, उसके प्लॉट की डायमेंशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें नाप तोल होगी, और उस नाप तोल के बाद कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्या दबाई गई है या नहीं दबाई गई है। सरकारी अमीन जाएगा। हाँ, सरकारी अमीन जाएगा, बेलिफ जाएगा, लोकल कमिश्नर अपॉइंट होगा, वो सारे अपनी अपनी रिपोर्ट देंगे, और जब जांच होने के बाद जब कोर्ट ये डिसाइड कर देगी कि हाँ उसने आपकी ज़मीन दबाई हुई है, और कोर्ट को लगता है कि हाँ उसने वाकई दबा रखी है, तो कोर्ट फिर उस कंस्ट्रक्शन को वहाँ से हटाने के लिए आदेश पारित करेगी। तो जो मैंडेटरी इंजंक्शन है वो ये है कि जो उसने कब्जा किया हुआ है, जो उसने निर्माण कार्य किया हुआ है, उसको रिमूव करने के लिए, उसे रिकॉल करने के लिए जो आदेश पारित है वो मैंडेटरी इंजंक्शन है। और परपेचुअल इंजंक्शन केवल और केवल रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप जो है यहाँ नहीं आओगे। तो मैंडेटरी इंजंक्शन को पॉजिटिव इंजंक्शन इसलिए भी कहा जाता है कि उसमें एक पॉजिटिविटी ये है कि आपके अगर राइट्स का अतिक्रमण किसी ने कर भी लिया है तो वो राइट्स आपको वापस मिलेंगे, जबकि जो परमानेंट इंजंक्शन है या परपेचुअल इंजंक्शन है उसमें केवल सामने वाले को निषेधाज्ञा ही मिल रही है कि आप ये काम करोगे ही नहीं, वहाँ पर इसके अलावा और कुछ नहीं है कि आपको ये काम करना ही नहीं है, वो केवल और केवल उसको रोकेगी। लेकिन मैंडेटरी इंजंक्शन में उसको रोकेगी तो है ही, रोकने के साथ साथ जो उसने गलत कर रखा है उस गलत को सही भी कराएगी, इसलिए इसको पॉजिटिव इंजंक्शन कहा जाता है। अब कानूनी परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। शर्मा जी, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी कानूनी सलाह उपलब्ध करवाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कृपानंद जी, आपने मुझे मौका दिया कि मैं दर्शकों के सवालों का जवाब दे पाऊँ और
कानूनी उनकी मदद कर पाऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि यदि ये परिचर्चा आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए सुपर थैंक्स देना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आप समाचार प्रसार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमारी न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।